हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आप सभी के लिए मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर सामने आया हूं। ये टॉपिक जो है वो सहकारी बैंकों से रिलेटेड एक डिसीजन आया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है सारफेसी अधिनियम के लिए। तो क्या है सारफेसी अधिनियम और ये इससे पहले क्यों इम्पोर्टेंट है, आप सबके लिए जानना जरूरी है इसको। इसी की चर्चा जो हम करने वाले हैं वो आज इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि ये अधिनियम क्या है, इस अधिनियम के कार्य क्या है, इसका मानव जीवन पर या जो सोसाइटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और जो बैंकें हैं इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि इस अधिनियम में हाल ही में सहकारी बैंकों को शामिल किया गया है। इससे पहले सभी जो मेजर बैंक होते थे, जो वाणिज्यिक बैंक होते थे, उन्हीं को केवल शामिल किया गया था। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि सहकारी बैंकों से रिलेटेड जो सारफेसी एक्ट है उसके बारे में क्या जानकारी आपको देनी है मुझे आज। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कोऑपरेटिव सहकारी बैंकों को सारफेसी अधिनियम में शामिल किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है फैसला। सबसे पहले सारफेसी एक्ट की धारा 2(1)(c) में, कौन सी धारा? धारा 2(1)(c) में बैंक को परिभाषित किया है कि बैंकें क्या होती हैं, बैंकें कैसे कार्य करेंगी। इस अधिनियम जो धारा है वो सारफेसी एक्ट की धारा 2(1)(c) में परिभाषित किया गया है। किसने किया है? सारफेसी एक्ट की धारा 2(1)(c) में बैंक को परिभाषित किया है और यह सहकारी बैंक भी उसी दायरे में आती हैं। तो सहकारी बैंक भी सारफेसी एक्ट के उस दायरे में आती हैं। चलिए देखिए, मैं बताऊं सारफेसी एक्ट क्या था कि यह अधिनियम पहले जो था वो केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता था। वाणिज्यिक बैंकों की बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख बैंकें होती थी? जैसे पीएनबी, जैसे बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर और आदि बैंक, है ना। तो मोस्टली बहुत सारी ऐसी बैंकें थी। आज हम बात करें तो 19 लगभग में 18 या 17 जो बैंकें रह गई हैं, इन सब बैंकों को पहले इसमें शामिल किया गया था। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है? सहकारी बैंकों को भी शामिल कर दिया गया है। तो सुनते हैं, पहले आपने पढ़ा क्या है फैसला। तो सारफेसी एक्ट की धारा 2(1)(c) में बैंक को परिभाषित किया गया और सरकारी बैंक, जो सहकारी बैंक जो होते हैं, उन्हें भी इसी दायरे में लाया गया, जो केवल पहले वाणिज्यिकृत बैंकों पर ही लागू होता था। ये आपको समझना है। अब इसके बाद में क्या है कि फैसला किसने सुनाया? जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो किसने सुनाया? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की बेंच ने सुनाया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने जो ये डिसीजन दिया, इनके साथ 5 सदस्यीय आयोग वाली एक संविधान सभा की बेंच थी, उसने ये फैसला सुनाया। और ये फैसला कब सुनाया गया? 5 मई 2020 को। यानी 5 मई 2020 को सहकारी बैंकों को भी इस सारफेसी अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो आपको याद रखना है कि अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला 5 मई 2020 को सुनाया और उसने यह डिसीजन दिया कि सहकारी बैंक भी अब वाणिज्यिक बैंकों के क्रम में सारफेसी एक्ट अधिनियम के तहत आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखते हैं पूरा मामला सारफेसी एक्ट से रिलेटेड क्या होगा। तो मैं बता दूं तो आप लोगों को देखना है, वाणिज्यिक बैंक केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और इन बैंकों को सारफेसी एक्ट 2002 के तहत ये हक दिया गया कि इन पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। तो सारफेसी एक्ट 2002 के तहत केंद्र सरकार को वाणिज्यिक बैंकों पर हक दे दिया गया कि वह इन पर कानून बना सकते हैं और जो लोग लोन वापस नहीं दे रहे हैं उनकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर, यानी उस व्यक्ति को बिना बताए भी बैंक क्या कर सकते हैं? नीलाम कर सकते हैं। देखिए, सारफेसी एक्ट अधिनियम 2002 के तहत क्या दिया गया? वाणिज्यिक बैंकों को एक अधिकार दे दिया गया। इस अधिकार के तहत कहा गया कि जो लोग जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है और वो लोन लेकर अपनी जो लोन की किस्तें हैं वो प्रॉपर टाइमिंग पर नहीं चुका रहे हैं या वो लगातार हमारे जो लोन का जो ड्यू अमाउंट है वो उसे नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो संपत्ति जो बैंक के पास गिरवी रखी है, बैंक उन्हें बिना इजाजत बेच सकता है, उनकी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये वो एक्ट है सारफेसी एक्ट, ठीक है। तो अभी तक ये चीजें जो थी कि उनकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, उससे अपना लोन रिकवर कर सकता है बैंक के, लेकिन अब इस फैसले के अंतर्गत क्या हुआ? सारफेसी एक्ट में ये सहकारी बैंकों से रिलेटेड क्यों शामिल किया गया इसमें सहकारी बैंकों को? तो मैं बताता हूं। तो देखिए क्या हुआ। देखिए क्या हुआ कि अपना लोन रिकवर कर सकता है। केवल अभी तक वाणिज्यिक बैंकों में था। बाद में 2003 में एक क्या हुआ कि 2003 में
2003 में क्या हुआ, सरकार ने एक कानून बनाया और एक हक दे दिया किसको, सहकारी बैंकों को भी। क्या दे दिया, यही हक दे दिया कि वह भी बिना इजाजत किसी भी संपत्ति को क्या कर सके, नीलाम कर सके, या उसकी जो लोन नहीं भरेंगे तो उनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी, उनको उनसे छुड़ा ली जाएगा। तो ये सब चीजें, लेकिन अब क्या हुआ, जब 2003 में सहकारी बैंकों को ये हक दे दिया गया तो कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए। कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सहकारी बैंक सीमित क्षेत्र में होते हैं या राज्य सरकार के अधीन होते हैं। आपको पता ही है कि ये बैंक क्या होते हैं, सहकारी बैंक हैं जो सीमित क्षेत्रों में होते हैं। इनमें क्या हुआ कि ये जो है वो राज्य सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इन पर नियम नहीं बना सकती। ऐसे कुछ लोगों ने जाके पिटीशन लगा दी कोर्ट में। तो जब उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार का कानून मान्य नहीं होगा, तो हम ये अधिनियम भी नहीं मानेंगे। तो आगे चलकर क्या हुआ कि इसके बाद 2007 में कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सहकारी बैंकों पर यह कानून लागू नहीं होगा, अर्थात सारफेसी एक्ट 2007 में सहकारी बैंकों से वापस ले लिया गया कि वह इस कानून के अंतर्गत नहीं आते। तो आपको यह समझना है, तो सहकारी बैंक किस कानून के अंतर्गत नहीं आते, सहकारी बैंक के अंतर्गत में नहीं आते। कब कहा गया यह मामला, 2007 में। तो 2007 में यह कह दिया गया कि अब से जो भी सहकारी बैंक हैं ये किसके अंतर्गत नहीं आएंगे, सारफेसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन जब ये फैसला हुआ तो इसके बाद कुछ लोग फिर से कोर्ट पहुंच गए और क्या हुआ, इस फैसले के बाद 2013 में, कब, 2013 में 2013 में केंद्र सरकार ने सारफेसी अधिनियम 2002 में संशोधन कर दिया। क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो इस फैसले के बाद 2013 में केंद्र सरकार ने सारफेसी अधिनियम में संशोधन कर दिया और कहा कि सरकारी बैंकों को यह हक है कि वे लोन की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या उससे अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। तो 2013 में केंद्र सरकार ने सारफेसी अधिनियम में संशोधन कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार जो हमारी जो सहकारी बैंकें हैं वह भी लोन वाली प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और उससे अपना लोन क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ये डिसीजन कब आया, 2013 में आया। ठीक है, अब ये मामला अभी क्यों चर्चा में है या इस महीने क्यों इतना ज्यादा बवाल मचा है इस पोर्शन पर, तो ध्यान देते हैं। देखिए, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। इसके बाद ये मामला कब सुप्रीम कोर्ट गया, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय से चल रहा है। आज अभी क्या हुआ है, 5 मई 2020 को इसका डिसीजन आ गया है, तो मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया और अंत में 5 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकारी बैंकों को भी यह हक है कि वे अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। मोस्टली जो लोन ली गई प्रॉपर्टी है उसे बेच सकते हैं। अब जो व्यक्ति लोन नहीं चुकाएगा तो उसकी संपत्ति को सहकारी बैंक भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, और अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। ये हक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी बैंकों को भी दे दिया है और सारी जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी उन सब बैंकों की जो कंट्रोवर्सी थी उन्हें बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको अभी इतना याद रखना है कि हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, 5 मई 2020 को जो सारफेसी एक्ट आया, 5 मई 2020 को जो सारफेसी एक्ट आया, उसके बाद में क्या किया गया, सरकारी बैंक की जो लोन प्रॉपर्टी थी उसे बेचने का उन्हें क्या दे दिया गया, हक दे दिया गया था। अब मुझे आपको पढ़ाना है कि क्या है सहकारी अधिनियम, उसकी चर्चा मैं बताता हूं। सारफेसी एक्ट क्या है, सारफेसी एक्ट की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है सारफेसी एक्ट 2002 की बातें सुनते हैं। तो देखिए, पहले सारफेसी का मैं फुल फॉर्म बताने वाला हूं कि सारफेसी से जो सारफेसी एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो देखिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, तो आपने समझा होगा। तो देखिए, मैं अगर यहां पर कुछ वर्ड्स की बात करूं तो मैं थोड़े से मार्कर चेंज कर देता हूं। तो देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ वर्ड से बता रहा हूं कि इन सभी वर्डों के कुछ अर्थ हैं आपकी भाषा में। अगर हम यहां पर देखिए तो सिक्योरिटाइजेशन क्या है, तो मैंने यहां पर थोड़ा सा नोट किया है, आप सब लोग देखेंगे सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है, तो लोन देता तभी है जब वह अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बैंकों के पास गिरवी रखता है। तो जब वह अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बैंकों के पास गिरवी रखता है तो क्या होता है, तो बैंक तभी उसे पैसा देता है।
तो जब बैंक किसी को पैसा दे रही हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रख रही हैं, और जब प्रॉपर्टी को गिरवी रख रही हैं तभी उन्हें वो पैसा दे रहे हैं। वो पैसा इसलिए रखते हैं ताकि वह व्यक्ति भविष्य में उनका पैसा उन्हें वापस कर सके। तो इसी वर्ड को हमने कहा है सिक्योरिटाइजेशन, अर्थात बैंकें सिक्योरिटी के रूप में अपने पास कुछ धन जो दूसरे व्यक्ति को पैसा देती हैं तो उससे लेती हैं, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंस एसेट्स। तो मैंने यहां पर लिखा है इसको, तो देखिए रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। तो देखिए जब बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तब वह पैसा बैंक के लिए एसेट्स कहलाता है, अर्थात बैंकों के पास वो रखा हुआ पैसा क्या कहला रहा है, एसेट्स कहला रहा है। अर्थात उस पैसे से बैंक क्या करती है, कमाई करती है। उस पैसे से बैंक क्या करेंगी, कमाई करेंगी। यानी अब कई बार व्यक्ति लोन लेके अपना व्यापार शुरू करता है। अब मान के चलो किसी व्यक्ति ने लोन लिया और अपना व्यापार शुरू किया। अब सडनली क्या हुआ कि जब लोन की किस्त चुकाने की बात आई तो उस व्यक्ति को क्या हो गया, घाटा हो गया। क्या हो गया, व्यापार में घाटा हो गया। तो बैंक क्या करती हैं, उस व्यक्ति का या तो लोन उसे और दे देंगी या फिर उस व्यक्ति के लोन भरने की जो टाइमिंग है उसे बढ़ा देंगी, ठीक है। या तो उस व्यक्ति को क्या करेंगी, या तो इस व्यक्ति को लोन दे देंगे एक्स्ट्रा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, या उससे कहेंगी या उसको कहेंगी कि आपकी मैं थोड़ा सा समय सीमा बढ़ा देते हैं और इतनी समय सीमा के अंतर्गत आप ये लोन जमा कर देंगे प्रॉपर। तो जब उस व्यक्ति को अगर मान के चलो व्यक्ति को लोन के समय से नहीं मिलेगा तो व्यक्ति को लोन देगा, चुकाने का समय देगा, मतलब बैंक कहेगा कि आप ये पैसा धीरे धीरे चुका देना, अपने व्यापार को बढ़ाइए आगे। अर्थात इसको बढ़ाने का मतलब क्या है कि जब बैंकें ये काम करेंगी तो इससे बैंकों को क्या होता है, धन लाभ होता है। मोस्टली वो उस पर कुछ ब्याज लगाकर उससे वो पैसा वसूल करेंगी, वरना उसकी जो संपत्ति उसके पास है उसे तो वो नीलाम कर ही सकती हैं। तो ये सब चीजें तो उनके पास है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस एसेट्स क्या होता है कि अगर किसी को घाटा हो रहा है तो बैंकें उसकी मदद करती हैं, आर्थिक मदद करती हैं, नहीं तो उनकी समय सीमा को थोड़ा सा बढ़ा देंगी कि इस समय सीमा के अंतर्गत आपको लोन चुकाना होगा। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। इसके बाद में आता है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो देखिए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी से मतलब क्या है, तो हम बात करें कि अगर बैंक का लोन पूरा डूब चुका होता है, मान के चलिए इतना व्यापार देने के बाद भी, उसको लोन देने के बाद भी या समय सीमा बढ़ाने के बाद भी व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है, तो वो जब पूरा पैसा नहीं चुका पाएगा तो बैंक उसकी संपत्ति को नीलाम कर देंगी बिना किसी सूचना के। तो ध्यान में रखना कि अगर बैंक का लोन पूरा डूब चुका होता है तब बैंक उस व्यक्ति की गिरवी रखी प्रॉपर्टी को पूरी तरह नीलाम कर देंगी और उससे अपनी आय पूर्ति करेंगे और इसको उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है उस व्यक्ति को, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक नोट करके बात बताऊं तो मैं इसकी बात पहले भी कर चुका हूं लेकिन आपको समझ नहीं है। यह प्रॉपर्टी नीलाम करने का हक केवल पहले किसके पास था, वाणिज्यिक बैंकों के पास ही था, जैसे एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, मैंने कई सारी चीजें बताई। तो यह नीलाम करने का हक केवल किसके पास था, वाणिज्यिक बैंकों के पास था, सहकारी बैंकों के पास नहीं था। लेकिन 5 मई 2020 के बाद, तारीख याद रखिए, 5 मई 2020 के बाद यह हक अब सहकारी बैंकों को भी दे दिया गया है। अर्थात सहकारी बैंक भी गिरवी रखी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपना पैसा वसूल कर सकती हैं। ओके, ठीक है। चलिए बताते हैं क्या है सारफेसी एक्ट अधिनियम 2002, जिसके तहत अगर बात करें तो किन किन व्यक्तियों की एक कमेटी थी। तो देखिए मैंने यहां पर एक पॉइंट नोट किया है जिसे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। तो देखें यह अधिनियम 2002 में नरसिम्हन कमेटी और अंधुरी जीना कमेटी की सिफारिशों पर लागू किया गया था, ठीक है। अंधुरजीना कमेटी की सिफारिशों पर लागू किया गया। तो दो व्यक्तियों ने मिलकर इस कमेटी की सिफारिशें बताई और कहा कि बैंकों में सारफेसी एक्ट लाना चाहिए। पहले ये वाणिज्यिक बैंकों पे था, अब सहकारी बैंकों पे भी हो गया है। तो ये एक्ट होने के बाद में क्या हुआ, मैं बताता हूं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये सहकारी बैंकों में लागू हो गया तो इससे सहकारी बैंकों को क्या फायदा मिलने वाला है, उसकी हम बात करते हैं कि सहकारी बैंकों को यह फायदा क्या मिलेगा। देखिए सहकारी बैंकों को इसमें क्यों शामिल किया गया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखना कि इन बैंकों का लोन यदि रिकवर यानी वसूली नहीं हो पाता था तो ये उस संबंधित जो व्यक्ति था उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं कर सकते थे। अर्थात इन पर एक बाउंडेशन होता था कि ये लोन तो दे सकते हैं लेकिन उस संपत्ति को नीलाम नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, इससे यह बैंक घाटे में चले गए या ये बैंक खुद भी डूबने लग गए। तो जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वो दूसरों को दे कैसे पाएंगे। तो अर्थात ये धीरे धीरे बैंक क्या हुए,
ये कर्ज में डूबते चले गए। इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये सरफेसी एक्ट आया और 5 मई 2020 को इनको शामिल कर दिया गया, तो क्या हुआ कि लोन रिकवर करने से जो पैसा मिलेगा उसे यह दूसरी जगह लगा पाएंगे और उससे ये बैंक अपनी आय बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट बनी। बैंकों पर वित्तीय संकट ना आए, इसलिए बैंकों को इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है कि अब वह किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसे वो नीलाम कर सकते हैं। मोस्टली सहकारी बैंकों को भी यह अधिकार दे दिया गया है। तो दोस्तों बताइए आप सबको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, है ना। नमस्कार, श्री राधे।